Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic, self-induction from the fourth unit of first chapter, EMI, electromagnetic induction. So first question, what is self-induction? That means something will produce in itself is called self-induction. बेसिकली हम यहाँ पे कोयल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक सिंगल कोयल होगी और सिंगल कोयल में आप जब भी कोई चेंज करोगे, अब चेंज क्या हो सकता है उसमें, करंट। तो जब भी आप उसमें करंट की स्ट्रेंथ में चेंज करोगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो उस केस में कोयल के इनसाइड में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिस प्रॉपर्टी को हम नाम दे रहे हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। क्या आप करंट की स्ट्रेंथ में अगर करंट कांस्टेंट जा रहा है, दैट मींस सेम है, 4 एम्पियर है या 5 एम्पियर सेम है, कांस्टेंट है, तो उस केस में सेल्फ इंडक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा, उसमें कितना आएगा, 0। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई एक सिंगल कोयल की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोयल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कोयल अपोजेस एनी चेंज। द कोयल विल अपोज, कि अपोज करेगा। अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, उसका काम है अपोज करना। तो कोयल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट की स्ट्रेंथ में कोई भी अगर चेंज आएगा तो उसको अपोज करेगी कोयल खुद, इसलिए सेल्फ है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग, कैसे अपोज करेगी, इंड्यूस करके, क्या, ईएमएफ इन इटसेल्फ। एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, एक वोल्टेज जनरेट करेगी, एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी कोयल खुद में, अगर आप उसमें से करंट जो है उसकी स्ट्रेंथ में चेंज करते हो तो उस प्रॉपर्टी को, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? देखते हैं इसका एक एग्जांपल। कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस है। यहां पे मैंने एक कोयल स्टार्ट की, ये कोयल बेसिकली हम सोलनॉइड भी कह सकते हैं, इसमें करंट था। अगर करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, क्योंकि अपोज किसका करेगा, जब ये कांस्टेंट है तो कोई अपोजिशन नहीं होगा, अपोज करने के लिए कोई ईएमएफ नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें सेल्फ इंडक्शन 0 होगा। बट मैं ये कहूं कि ये करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 एम्पियर था, फिर 1 एम्पियर हुआ, फिर 2 एम्पियर हुआ, फिर 3 एम्पियर हुआ, फिर 4 एम्पियर हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो जस्ट अपोज करेगा इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। आप जो करंट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो इस कोयल में, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इसको क्या करेगा, अपोज। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ऐसी पोलरिटी होगी, कुछ पॉजिटिव एंड इस साइड में, क्योंकि सेल में से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव एंड से करंट है वो स्टार्ट करना, यानी इधर जो एंड होगा वो पॉजिटिव होगा, ये एंड कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन। ब्लू कलर का जो था वो इंड्यूस्ड का है, यहाँ पे आपने चेंज किया तो उसका अपोज करने के लिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसके बारे में। तो उसकी पोलरिटी कैसी होगी, तो उसका काम था अपोज करना। तो इंक्रीज हो रहा है तो अपोज कैसे कर सकते हैं उसको, डिक्रीज, और डिक्रीज कैसे करेंगे, बाय फ्लोइंग द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यही कोयल अगर मैं कहता, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते, और इस केस में इस कोयल में मैं कहूं कि करंट तो है, लेकिन अब की बार ये करंट डिक्रीज हो रहा है, 5 एम्पियर था, फिर 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, ऐसे डिक्रीज होते जा रहे हैं। तब क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे ईएमएफ जो होगा उसका काम अभी भी अपोज ही करना है। तो जो डिक्रीज हो रहा है उसको कैसे करेंगे, अपोज, बढ़ा के इंक्रीज करके उसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे होगा। इसका ये पॉजिटिव होगा, ये कैसा होगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट जो होगा वो पॉजिटिव एंड से किधर जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा अगर करंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ईएमएफ एक्चुअल में क्या हो रहा था, इंड्यूस्ड हो रहा था। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी हम कह सकते हैं। एक सिंपल कोयल ली हमने, ये कोयल थी, ठीक है, इसमें हमने एक बैटरी अप्लाई की, एक स्विच है और एक रियोस्टेट। ये रियोस्टेट हमने की को प्रेस किया, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, या ये कहें कि हमने कोई डिवाइस अप्लाई की जो इसका ईएमएफ यानी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको मेजर करने के लिए। हमने इस रियोस्टेट को बैलेंस किया कि यहाँ पे जो कोयल थी उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आए।
लेकिन जैसे ही मैं ये स्विच ऑन है और रियोस्टेट को बैलेंस करता हूं, अब चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, इंक्रीज या डिक्रीज, तो इस कोयल के थ्रू करंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, चेंज। जैसे इसके थ्रू करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी, इस कोयल के अक्रॉस हमें वोल्टमीटर में कुछ रीडिंग दिखाई देती है, दैट मींस पोटेंशियोमीटर में कुछ ईएमएफ हमें प्रोड्यूस दिखाई देता है। जब हम चेंज कर रहे होते हैं तब या तो डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे। जब आप कांस्टेंट पे हो तो इसके अक्रॉस कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता, इसका मतलब उसमें कोई सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ था। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये इसका सेल्फ इंडक्शन का था। एक एग्जांपल और देखते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने एक रेजिस्टेंस लिया और इसके साथ एक बल्ब अप्लाई किया। ये बल्ब है B1। दूसरे में मैंने एक कॉइल ली, रेजिस्टेंस की जगह एक कॉइल है, और इसके साथ भी एक बल्ब अटैच किया। इस बल्ब का नाम था B2। यहां पे एक बैटरी अटैच की, ये स्विच था की के, और ये सेल। मैंने ये अरेंजमेंट की। मैंने जैसे ही स्विच को प्रेस किया तो मैं कुछ सडनली ऑब्जर्व करता हूं, और वो क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि बल्ब B1 जो है वो इंस्टेंटली ग्लो करता है। क्या करता है? इंस्टेंटली। जैसे ही इस स्विच को हमने प्रेस किया, बल्ब जो था वो इंस्टेंटली ग्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके साथ में रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। अगर करंट की स्ट्रेंथ में कोई चेंज आता है तो उसमें इंस्टेंटेनियस इफेक्ट होते हैं। तो जैसे हमने स्विच को प्रेस किया, सर्किट कंप्लीट होगी और इस बल्ब के पास में करंट पहुंच गया मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये बल्ब जो था वो ग्लो करेगा इंस्टेंटली। नेक्स्ट, ये जो बल्ब है वो स्लोली ग्लोइंग करेगा, स्लोली ग्लो। क्यों करेगा? ऐसा क्यों हुआ? इसके थ्रू जैसे हमने स्विच प्रेस किया, ये भी तो इस सेल का ही पार्ट होगा, इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये स्विच ऑफ था तो उसमें करंट कितना था? 0। जैसे हमने इसको क्लोज किया तो इसमें कुछ करंट की स्ट्रेंथ जारी होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो इंक्रीज अगर होगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, और वो ईएमएफ जो था वो अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, कि यहाँ पे करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है। इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कोयल में, वो खुद ही क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। तो इतना रैपिडली जो था वो करंट एकदम से मैक्सिमम नहीं पहुंच पाता। स्लोली जो था वो करंट की स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी थ्रू द कोयल। तो जब इस सर्किट में यहाँ पे करंट बहुत स्लोली इंक्रीज होगा तो ये बल्ब भी क्या करेगा? स्लोली ग्लो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बल्ब B2 जो है वो स्लोली ग्लो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, जब मैं इस स्विच को वापस ऑफ करता हूं, इसको ऑफ करेंगे तो B1 बल्ब जो है वो इंस्टेंटली क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, यानी डिड नॉट ग्लो इंस्टेंटली। जैसे ही हम इंस्टेंटली स्विच को ऑफ करते हैं, ये बिल्कुल इंस्टेंटली क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। बट B2 जो बल्ब है वो इंस्टेंटली ग्लो नहीं होता। यहाँ पे करंट की स्ट्रेंथ फिर से क्या होगी? मैक्सिमम से वापस डिक्रीज होने की कोशिश करेगी। फिर से ये जो कोयल थी वो क्या करेगा? अपोज करेगा बाय प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। अब की बार डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेगा? वो उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा जो इसके थ्रू ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इसका मतलब करंट इसमें से एकदम से रैपिडली मैक्सिमम से 0 नहीं जाएगा, धीरे धीरे स्लोली क्या करेगा? करंट डिक्रीज होगा और फिर फाइनली कितना होगा? 0। तो कुछ टाइम कंज्यूम करेगा, तब तक ये बल्ब जो है वो क्या करता रहेगा? ग्लो करेगा। इसलिए ग्लो भी इंस्टेंटली नहीं करता, स्लोली करेगा, और जब ये ग्लो नहीं करेगा तो भी क्या होगा? स्लोली डिफ्यूज होगा, दैट मींस स्लोली ऑफ होगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से? हमारी सेल्फ इंडक्शन। कोयल में अगर आप कोई भी करंट फ्लो करा रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ में अगर चेंज कर रहे हो, करंट 0 से मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0 कर रहे हो, तो वो अपने आप में क्या करता है? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है, ताकि जो करंट चेंज हो रहा था उसका अपोज करे। ध्यान रखेंगे, चेंज होगा उसका अपोज करेगा, कांस्टेंट है उसका अपोजिशन नहीं होगा वहां पे। क्लियर हो गया? एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसी के साथ। एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो देखते हैं इसमें डायग्राम बना रहा हूं, इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। एक आयरन कोर सोलनॉइड है, ये आयरन रोड है, इसके ऊपर हमने क्लोजली पैक्ड हेलिक्स फॉर्म में वायर को रैप किया, दैट मींस वी एक्चुअली फॉर्मिंग ए सोलेनॉइड। तो यहाँ पे ये सोलनॉइड था, इसके पैरेलल में एक बल्ब ग्लो किया, अटैच किया, और यहाँ पे एक बैटरी है, सेल बेसिकली, और ये स्विच। ठीक है, ये अरेंजमेंट है।
हमने जब इस स्विच को ऑन किया तो ये बल्ब जो था वो इंस्टेंटली ग्लो कर रहा था, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होगी इसके थ्रू होगा, यहाँ पे इंस्टेंटली ग्लो कर गया। लेकिन ज्यादा क्या होता है, अगर मैं एक रियोस्टेट अप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो हमने इस तरीके से रियोस्टेट को, करंट को कंट्रोल किया कि ये बल्ब जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्लो करे। ठीक है, ग्लो कर रहा था। हमने वापस स्विच को ऑफ किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस सर्किट में तो करंट आएगा नहीं, यहाँ पे जो बल्ब था वो एकदम से ओवर ग्लो करता है। स्विच जब ऑफ है, स्विच ऑफ, बल्ब ओवर ग्लो, बल्ब क्या करता है, ओवर ग्लो करता है। ओवर ग्लो यानी जितना लाइट ये प्रोड्यूस कर रहा था उससे ज्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये ओवर ग्लो हुआ। अब इसको तो हमने ऑफ कर दिया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट कहां से आया होगा, करंट ज्यादा होगा तभी तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर ग्लो होगा। तो इसका मतलब यहाँ सेल से तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, क्योंकि इसको तो आपने सर्किट को ऑफ कर दिया। यहाँ पे है, इसके थ्रू जैसे आपने स्विच को ऑफ किया होगा, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा बेसिकली कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होगा, और जो करंट डिक्रीज हो रहा था जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा उसके थ्रू ये सर्किट तो क्लोज्ड है। तो इसका मतलब इसके थ्रू करंट जो था जितना था उससे ज्यादा अमाउंट में सोलेनोइड ने प्रोवाइड किया। तो इसका मतलब ये इंस्टेंटली स्विच ऑफ होने के टाइम पे एकदम से क्या कर रहा है, ओवर ग्लो करता है। तो यहाँ पे ये बल्ब जो था ओवर ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ है इन द सोलेनोइड और इन द कोइल बेसिकली। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल है जो हमें ये बताते हैं कि सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी होती है कोइल में। जब भी आप करंट की स्ट्रेंथ में कोई चेंज करोगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो वही ईएमएफ इंड्यूस्ड जो था अपोज करने के लिए प्रोड्यूस हो रहा था, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली सेल्फ इंडक्शन। अब इस सेल्फ इंडक्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके पीछे क्या थ्योरी होती है वो देखते हैं। क्या हो देखते हैं करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोइल। अभी तक हमने जो सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था वो एक प्रॉपर्टी थी, उसको कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कह सकते हैं या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोइल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बताया इस चीज को ऑब्जर्वेशन के लिए, एक सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, बेसिकली कोइल की इंडक्टर कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कोइल। क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी होगा इस कोइल में, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। आई जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब ये कैसे, इसके पीछे अगर छोटा सा देखें हम स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। तो करंट अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अब जैसे मैं ये कहूं कि इस पेन पे हमने वायर को रैप कर रखा है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें इस चीज को, तो जैसे ही इसमें करंट पास होगा तो यहाँ पे करंट ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो इसके सोलेनोइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो बेसिकली क्या था, बी डॉट ए। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें, जिसको हम बी ए कोस थीटा लिख रहे थे, तो यहाँ पे या तो एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, वो डिपेंड करेगा आप कौन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लक्स के। तो हम दोनों को अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। वही हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एल। क्या बोलेंगे इसको, एल की टर्म्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोइल। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इसी को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पे इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग पर यूनिट करंट, या इस फ्लक्स में हम एक टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ईएमएफ की टर्म्स में हम डिफाइन करें
तो L तो हमें पता चल गया मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में I। लेकिन यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि E इज इक्वल टू कितना होता था, यहाँ पे आपको फाई तो पता चल गया, मैं ये कहूं EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस कॉइल, कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है और जैसे करंट में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका फॉर्मूला हमें पता था, डी फाई अपॉन में dt। अब यहाँ पे अगर मैं फाई की जगह एल आई लिख सकता हूँ कोयल के लिए, नेगेटिव साइन था यहाँ पे, डी अपॉन में dt, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लिंक थ्रू द कोयल इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू एल आई। एल जो है वो कांस्टेंट है, आउटसाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एल डी आई अपॉन में दैट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कोइल। और यहाँ से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो, अगर मैं डी आई अपॉन डी टी जो था ये 1 कर दूं, यूनिटी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी, then EMF induced across the coil is equal to self induction, self inductance or coefficient of self induction। कि यहाँ पे डिफाइन करना हो तो सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू EMF induced when unit rate of change of current is flowing through the coil। कह सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी यूनिट की। बेसिकली L जो है उसकी यूनिट क्या होगी, तो L जो है वो यहाँ से फाई अपॉन आई भी है, तो फाई की यूनिट तो क्या थी, वेबर, और यहाँ पे आई की यूनिट क्या होती थी, एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर भी होता है। यहाँ से अगर हम एक्सप्लेन करें इसकी एल की, तो यहाँ पे टर्म्स आएगी ई इंटू डी टी अपॉन में डी आई। तो यहाँ पे ई ईएमएफ है, दैट मीन्स वोल्ट, और यहाँ से टाइम है तो सेकेंड, और यहाँ से करंट है तो क्या हो गया, एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी है, बट ये सारी चीजें हम जनरली यूज नहीं करते। इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी जिसका नाम था हेनरी। तो बेसिकली जो हम यूनिट पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हेनरी पढ़ते हैं, जिसको कैपिटल एच से डिफाइन करते हैं, एस आई यूनिट। इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो ऊपर पढ़ा वो गलत है, वो भी है, लेकिन वो बेसिक है। साइंटिस्ट के नेम पे आपके पास में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, जिसको हम एच से डिफाइन करते हैं। दूसरा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, क्योंकि छोटे क्वेश्चन। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल, सेल्फ इंडक्टेंस, तो यहाँ पे इसी टर्म से डिफाइन कर देते हैं। एल इज इक्वल टू कितना हो गया, ई इंटू डी टी अपॉन में ई जो था ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेसिकली यहाँ पे dt है और नीचे कितना था, di, चेंज करंट। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है m1L2t-2, और यहाँ से चार्ज का आपको पता है at, और यहाँ से टाइम का पता होगा t, और यहाँ पे करंट का a। तो यहाँ से अगर देखें तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये एम्पियर है, ऊपर जाएंगे तो m1L2, और यहाँ पे t-2 और a-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। m1L2t-2, एक t से t कैंसिल आउट हो गया, a की पावर 2 होगी, ऊपर जाएगी तो -2, इसलिए -2 आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस L को आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, चाहे L इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड व्हेन यूनिट करंट ऑफ फ्लोइंग, या यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, ठीक है, वो कह सकते हैं, या आपके पास में फ्लक्स कह सकते हैं, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। वो किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो इस L को। यूनिट का है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोल्डरिंग। अब हम एक लॉन्ग सोलेनोइड लेंगे और उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। देखते हैं, इंपोर्टेंट टर्म्स हमारी वही है, देखते हैं उसका। देखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो बेसिक प्रॉपर्टी थी। हमसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो 3 मार्क्स में डेरिवेशन वगैरह होता है, वो यही आता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। अब सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा था, क्या था, L था। वो L कैलकुलेट करो किसके लिए, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, कि किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, लॉन्ग सोलेनोइड का। इसलिए मैंने सबसे पहले एक सोलेनोइड लिया,
नंबर ऑफ टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, सोलेनोइड उतना इफेक्टिवली वर्क करेगा। इस सोलेनोइड की लेंथ जो है वो L है, करंट फ्लो कर रहा है I, इसकी रेडियस जो है वो R है। तो जब हम इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस पता है तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता है। दो टर्म्स और पढ़ते हैं बारी बारी से। एक स्मॉल एन होता है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब एक यूनिट लेंथ में अगर मैं 1 मीटर लेंथ लूं अगर यहाँ पे एसआई में, तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको किससे डिफाइन करेंगे, स्मॉल एन से। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मुझे टोटल टर्न्स पता हो कि पूरी लूप में कितने टर्न्स थे डिवाइड बाय लेंथ, तो वो हमारे पास में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पूरी कोयल में कितने थे, वो ये टर्म्स है। तो यहाँ पे हमें सोलेनोइड में सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने ये कहा मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सोलेनोइड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें पता है कि सोलेनोइड में क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन है यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का केस। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एन लिखूंगा तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अगर देखें तो स्मॉल एन की जगह कितना लिखना हमें, कैपिटल। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में एन। ये कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और स्मॉल लिख रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके एक्सिस की डायरेक्शन में होती है, ऐसे जैसे पाइप के अंदर से कोई वाटर फ्लो कर रहा हो वैसे ही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलेनोइड। आउटसाइड कितनी होती है, 0। तो जब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है तो इसके थ्रू फ्लक्स भी पता होगा मुझे। फ्लक्स क्या था, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मली। तो ये नॉर्मली तो है, इसके एक्सिस से आ रही है, तो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बट एरिया वेक्टर के क्या है, ये पैरेलल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। सो मैंने ये कहा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन कोयल थ्रू वन लूप। मैंने यहाँ पे सिंगल लूप के थ्रू का है, सिर्फ एक बार वायर को हमने टर्न किया तो उसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अभी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं कर रहे, सिंगल लूप के थ्रू, जिसको मैंने यहाँ पे φ1 लिखा। एक टर्न के थ्रू देख रहे हैं कितना होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें फॉर्मूला पता था B.A, जिसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे BA cos थीटा यानी 0 डिग्री। 180 भी आएगा तो भी सेम है। अगर उसके थ्रू देखते तो एरिया वेक्टर की ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, वहां से देखते तो 180 डिग्री। यानी कि रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्केलर क्वांटिटी था। तो यहाँ पे B की वैल्यू हमें पता है, इस सोलेनोइड के थ्रू कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन में L। स्मॉल एन में भी कर सकते हो आप, म्यू नॉट एन आई भी लिख सकते थे। एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस गिवन है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एरिया ही लिख दिया इसको सिंपल टर्म्स में। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो सिंगल टर्न के थ्रू था। किसके थ्रू था, सिंगल टर्न के थ्रू। अब मुझे पूरे सोलेनोइड के थ्रू देखना है क्योंकि हम सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सिंगल टर्न का नहीं कर रहे। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो सोलेनोइड। अब सिंगल टर्न नहीं लिख रहे, थ्रो सोलेनोइड। तो इसका मतलब डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। इस लूप के थ्रू जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सेकंड लूप के थ्रू भी होगा, थर्ड लूप के थ्रू भी होगा, डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे सोलेनोइड में, कैपिटल एन, और यहाँ पे एक टर्न के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, φ1। एन की वैल्यू हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, और सिंगल के थ्रू कितना था, म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन में L इंटू में A। अब यहाँ पे N इंटू N कितना हो गया, म्यू नॉट N स्क्वायर I A अपॉन में L। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया हमने इस पूरे सोलेनोइड के लिए कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है इस सोलेनोइड। बट हमें सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, तो अब वी नो दैट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जिसको हम क्या लिख रहे थे, Li।
अब वही अगर यहाँ पे कहता है कि इस कोयल के थ्रू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना आता, सेल्फ इंडक्टेंस। तो मैं ये कहूँ कि ये दोनों टर्म्स इक्वल है, करंट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो बाकी की जो टर्म्स होंगी तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस। कितनी वैल्यू आ रही है, म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन में एन। अगर आप कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे कैपिटल एन जो होगा वो कितना होगा, स्मॉल एन इंटू में एल होगा। तो वहां पे भी टर्म्स अगर लिखना चाहते हो तो म्यू नोट स्मॉल एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एन एन स्क्वायर होता है और एल स्क्वायर, एक एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एल इंटू में ए। स्मॉल एन की टर्म्स में करोगे तो लेंथ ऊपर जाएगी, कैपिटल टर्म्स की टर्म करोगे तो लेंथ डिवाइडेड। लेकिन हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ही करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में सेल्फ इंडक्टेंस नहीं ओबे होता, कंप्लीट के लिए चाहिए हमें, यूनिट लेंथ के लिए नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा ये टर्म्स है, इफ सोलेनोइड इज फिल्ड विद आयरन कोर, ये था एयर कोर। अब मैं ये कहूं कि मैंने वायर को जब रैप किया तो इसके ऊपर रैप किया और इस पेन को निकाल लिया, तो जो लूप बनी ये सोलेनोइड, उसके अंदर क्या था, इनसाइड में एयर था, तो एयर लूप सोलेनोइड था। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे इसके इनसाइड में इसके ऊपर हमने आयरन के ऊपर रोड किया और वो इसी के ऊपर है, तो मटेरियल जो होगा इसके इनसाइड में वो एयर नहीं है, तो उस केस में सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, म्यू होता। म्यू को हम कितना लिख सकते हैं, म्यू आर इंटू में म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन में एन। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। अब सेल्फ इंडक्टेंस किस किस टर्म्स पे डिपेंड करता है, कोई पूछे तो नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर आप सॉफ्ट आयरन रोड ले रहे हो तो वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, एल की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई डायमैग्नेटिक मेटल रखूंगा तो इसका मतलब वहां पे जैसे गोल्ड रख दिया, सिल्वर रख दिया जो डायमैग्नेटिक है, तो उसमें म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1, इसका मतलब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो कोई मैग्नेटिक मेटल रखोगे तो इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड विल इंक्रीज। यहाँ पे नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ टन्स के स्क्वायर पे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टन्स को ट्वाइस कर रहा हूं तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टन्स। एरिया के डायरेक्टली जितना ज्यादा, जितनी बड़ी कोयल होगी सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। लेंथ जितनी ज्यादा रखोगे सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा उसके। तो ये हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस था जो हमसे पूछा जाता है बेसिकली, कि एक लॉन्ग सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस बताओ कितना होगा। तो ये डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं वो भी। ये नेचर ऑफ मेटल का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। कई बार क्या कहेंगे, एक सोलेनोइड है उसके अंदर हमने कोई रोड को इंसर्ट किया तो इसका मतलब एल की वैल्यू चेंज होगी, और एल चेंज होगा तो इसका मतलब बाकी के सारे पैरामीटर्स उसके थ्रू चेंज होंगे, तो हमसे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना इसे। थैंक यू।